हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आज आ चुके हैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। इसका नाम है न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। याद करो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था और 2-3 क्लासेस पहले मैंने आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, एक बार वो जाकर देख लेना, इसके बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको समझ में आ जाएगी। ये सब आपस में कनेक्टेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, या बोल सकते हो आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम साथ में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में मेनली हम जानने वाले हैं कि कैसे साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में अलग एक वीडियो है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में अलग एक वीडियो, तो जाकर उन्हें देखो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कैसे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है, कैसे हमारा मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है और उसके अंदर कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है। तो बहुत ब्रीफ टॉपिक है, जाके देख लेना। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला न्यूरो मस्कुलर फिजियोलॉजी। तो मैं लिख देता हूँ न्यूरो मस्कुलर फिजियोलॉजी। ठीक है, अब देखो, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर मैं आपको क्या बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे नर्वस सिस्टम और आपका जो मसल है साथ में मिलकर कैसे काम करते हैं। तो याद करो, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। मैंने आपको ये बताया था मसल वाले पार्ट के अंदर कि जो मसल्स है, ठीक है, वो बेसिकली है क्या। मसल्स को अगर आप देखते हो तो आप क्या देखोगे कि मसल बना हुआ है फाइबर्स से मिलके। जो फाइबर्स है जिनको मसल फाइबर बोलते हैं, बेसिकली वो आपके मसल, उनको आप सेल्स भी बोल सकते हो। तो मसल फाइबर को हम कंपेयर कर सकते हो सेल से, मसल सेल से। तो जब बहुत सारे फाइबर्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो बनाते हैं मसल बंडल, और जब बहुत सारे मसल बंडल आपस में मिल जाते हैं तो आपको क्या बनाते हैं, मसल, जैसा आप इमेजेस में भी देख सकते हो। लेकिन अभी जहाँ पे हम स्पेसिफिक किसकी बात करें, अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक मसल फाइबर निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पर, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो मैंने कहा अगर ये मसल फाइबर तो ये मसल सेल भी हो गई। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेल भी बोल रहे हैं, और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने कह दिया ये आपकी मसल सेल है। ठीक है, कुछ इस टाइप की, मैं थोड़ा गंदी ड्राइंग बनाता हूँ फिर भी समझ लेना। जैसे कुछ इस टाइप से आपका, आई थिंक मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ सही बनाने की बड़ी गंदी ड्राइंग है मेरी, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। ये मैं बना के देखता हूँ एक आपको नर्व सेल। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, कोशिश करेंगे, बाकी अदरवाइज आपको बोर्ड पे तो दिख ही रही होगी। ये आपकी बन गई नर्व सेल। ठीक है, तो ये आपकी है मस्कुलर सेल या मसल सेल, ये आपकी नर्व सेल। तो आपको जैसे पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो जैसे ये मसल सेल होगी, ये नर्व सेल होगी। अब ये देखो, जो सेल है उस सेल के अपने अपने कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको तो बस सिर्फ आपको सिंपल समझाने के लिए बताया था, इसको रब कर देता हूँ। अब मैं आपको मेन मसल सेल के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, सेल जो है, हर सेल के अंदर कुछ उसके ऑर्गेनल होते हैं। ऑर्गेनल का मतलब होता है सेल के पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पर सबसे बेसिक ऑर्गेनल अगर मैं आपको बोलूँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो मैं थोड़ा स्मॉल इससे बता देता हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और भी अदर इसके कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ जो इस टॉपिक के लिए ज़रूरी है बस। ठीक है, और सारे ऑर्गेनल मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। एक ऑर्गेनल और है जिसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं लिख देता हूँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो भी एज के एग्जाम में इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है, जो इसमें से पूछ सकते हैं। अभी बस इतना देखो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये एक मसल सेल है। इस मसल सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक न्यूक्लियस भी होगा, और अदर सारे ऑर्गेनल भी होंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया जो आपका एक सेल है, जो मसल सेल है, इसके जो आउटर बाउंड्री होती है, ये जो उसकी हम मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन का नाम है आपका सार्कोलीमा। तो मैंने लिख दिया ये है आपका सार्कोलीमा। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। और सिंपल से, जब ये सेल है, सेल के ये मसल फाइबर या मसल सेल है, इसके अंदर आपके कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स भी होंगे जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन है, एक्टिन और मायोसिन जो है, ठीक है, ये आपको क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको इसको यहाँ ऐसे कुछ तरीके से लिख दूँ, तो मान लेते हैं ये है आपका, क्या है आपका मायोसिन, ये है आपका एक्टिन, ये है आपका मायोसिन, ये है आपका एक्टिन। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है वो हम देखेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि मायोसिन ऊपर है, एक्टिन नीचे है, फिर मायोसिन ऊपर है, एक्टिन नीचे है। तो होता क्या, जो एक्टिन और मायोसिन के ऊपर बाइंड करता है
उसके बाद क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब ये इसके ऊपर मान लेते हैं, जब ये एक दूसरे को बाइंड करेंगे तो ऐसे पास आएंगे, बीच में आएंगे, तो इससे मसल शॉर्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अभी के लिए बस इतना रखते हैं। अब देखते हैं इसको, ये यहाँ पर हम वापस आएंगे, दोबारा पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक हमारे जो बॉडी उसके अंदर जो नर्व सेल है, मैंने दो टाइप की नर्व सेल आपको समझाई थी। एक होती है उसके सेंसरी नर्व सेल्स या सेंसरी न्यूरॉन बोल सकते हो, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व सेल बोल सकते हो। अब आपको होगा सर ये न्यूरॉन और नर्व में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो आपको ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूरॉन। जब एक साथ बहुत सारे न्यूरॉन्स को आप कंबाइन कर दोगे, एक बंडल बना दोगे, ठीक है, एक वायर की तरह एक स्ट्रक्चर बन जाए, उससे बोल देंगे आपका सिंपल सा नर्व। तो नर्व कुछ नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन्स को जब आपस में मिला देते हो, न्यूरॉन्स का बेसिक सेल है, ठीक है, तो आपको क्या बन जाता है, नर्व बन जाता है। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। तो मान लो आपने बोला सेंसरी नर्व, तो सेंसरी नर्व का क्या काम होता है भाई, सेंसरी नर्व का काम है क्या करना, सेंस करना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, सेंसरी नर्व हो गई आपकी एक, मैंने प्रीवियस क्लास में लिख दिया था, प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, अभी लिख दो सेंसरी नर्व हो गई, या सेंसरी न्यूरॉन लिख दो, कोई बात नहीं है। मैं सेंसरी न्यूरॉन लिख रहा हूँ कि एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं न्यूरॉन लिख रहा हूँ तो समझ लो एक सेल की बात कर रहा हूँ या एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंस करना। जैसे कि फिर दोबारा बताता हूँ, मान लेते हैं अगर मैंने किसी चीज़ को टच किया तो मैंने सेंस कर लिया, तो मेरे ब्रेन ने उसको कैसे बताया कि ये चीज़ ये है, या फॉर एग्जांपल हाथ में मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं कैसे सेंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस मार्कर को, ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, जो मेरी सेंसरी नर्व्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, वो सेंस करके मुझे बता रही है, सेंस करने में हेल्प कर रही है कि भाई ये मार्कर है। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम है सेंस करने में हेल्प करना, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, जब ये सेंसरी न्यूरॉन ने इस चीज़ को सेंस कर लिया तो ये सिग्नल को पहुंचा रही है आपके ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल आ रहा है वापस, वो क्या हो गया आपका, वो कौन लेकर आ रहा है, वो आपको मोटर न्यूरॉन्स लेके आ रही है। इतनी बात बस अपने दिमाग में बिठा के रख लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिठाना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने गलती से गर्म बर्तन पे हाथ रख दिया, मुझे नहीं पता था वो गर्म बर्तन है, तो एकदम से मेरे को सेंस हुआ, मेरी बॉडी सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस कर लिया उसको, उसने सिग्नल पहुंचाया मेरे ब्रेन को, फिर मेरे ब्रेन ने एक्शन लिया, तो मेरे हाथ जल्दी से पीछे खींच लिया। तो ये सडन जो ये पूरा एक्शन हुआ, ये जो पूरा इवेंट हुआ, ये इवेंट होता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट हमें जानना है। तो न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या समझने वाले हैं कि ये जो इवेंट है कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कैसे हमारे जो नर्व्स हैं वो कैसे हमारे मसल्स को वर्क करने में हेल्प करते हैं, कैसे मोटर यूनिट्स काम करती है। मोटर यूनिट्स क्या, सिंपल सा कुछ नहीं है, मोटर यूनिट्स ये वो नर्व्स हैं, स्पेशल नर्व जो आपके मसल फाइबर्स को कंट्रोल करती है। ये मैंने प्रीवियस क्लास बहुत अच्छे से बताया था, तो बस ये समझ लीजिए। अब ये पूरा हम समझने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि सेंस हो गया, सेंस चला गया, मैंने गर्म बर्तन पर हाथ रखा, वो मेरे सेंसर न्यूरॉन ने उसको सेंस कर लिया, मेरे ब्रेन तक पहुंची। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं मैसेज, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स जनरेट हुआ, उसकी वजह से जब वो इम्पल्स ऊपर ब्रेन तक है तो उसकी वजह से स्टिमुलस क्रिएट हुआ, स्टिमुलस सिंपल सा बोल सकते हो, उसके इम्पल्स के रेस्पॉन्स में जो मैंने एक्शन लिया वो स्टिमुलस क्रिएट हुआ। तो उस स्टिमुलस से क्या होगा, वो स्टिमुलस जाएगा और ये मेरे हाथ को ये बात बोलेगा कि हाथ पीछे कर ले वरना जल जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, होता यह है कि मेरे ब्रेन ने, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से आप देखना, मेरे ब्रेन ने क्या करा, मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजा, क्या भेजा, सिग्नल किसकी फॉर्म में, इम्पल्स की फॉर्म में, लिख देते हैं इम्पल्स की फॉर्म में। ये मैसेज कहाँ पहुँचा, ये मैसेज पहुँचा मेरे मोटर न्यूरॉन्स तक, मेरे मोटर न्यूरॉन्स ही तो लेके आएंगे इस मैसेज को, ठीक है, आ गए मेरे मोटर न्यूरॉन्स। जब लेके आए थे मेरे जो मोटर न्यूरॉन्स थे या मोटर नर्व्स थी, ये कनेक्ट थी, किससे कनेक्ट थी, ये कनेक्ट थी मेरी मसल से। मैं यहाँ पे इस तरीके से एरो बना के लिख देता हूँ, थोड़ा आपको और बेटर तरीके समझ में आएगा। ये मेरी कनेक्ट थी किससे, मसल से। तो जो मेरे मोटर न्यूरॉन्स है वो कनेक्ट है मसल से। अब एक चीज़ बताओ भाई, यहाँ पे है मोटर न्यूरॉन्स या न्यूरॉन्स, यहाँ पर है मसल, ठीक है। तो ये जो बीच में जो बन रहा है, ये जो ब्रिज बन रहा है, जो बोलते हैं जोड़ बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो जहां पर आपके नर्व्स और मसल अटैच है, ये एक दूसरे से कांटेक्ट में है, उस जगह को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये इसको समझना ज़रूरी क्यों है, इसको समझना ज़रूरी इसलिए यह है कि यहाँ से आगे का जो काम है वो होता है कैसे, ब्रेन तक सेंस पहुंचा था तो फिर ब्रेन ने एक्शन लिया, ठीक है, ब्रेन ने इम्पल्स जनरेट करे, इम्पल्स जनरेट हुए तो इम्पल्स मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू गए, कहाँ पे गए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। अब जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक गए तो मेरे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने, उनके पास ना एक केमिकल होता है, ठीक है, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। तो जो मेरे ये मोटर न्यूरॉन्स है ना, इन्होंने केमिकल रिलीज किया, इसका नाम है एसिटाइल, एक मिनट,
एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। तो एसिटाइल कोलिन जो है, ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ कहाँ पर रिलीज हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। किसने रिलीज किया? मोटर न्यूरॉन्स ने रिलीज किया। तो मोटर न्यूरॉन्स ने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया, जो कि कहाँ पर रिलीज हुआ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? जहाँ पर आपका सेल, मसल सेल या बोल सकते हैं मसल फाइबर कनेक्ट है किससे? न्यूरॉन से। तो जहाँ पर ये कनेक्ट है, तो जब तक उनके बीच में कनेक्शन नहीं होगा तो सिग्नल कैसे पास होगा? अब आप कहोगे सर चलो ये तो बात समझ में आ गई कि ब्रेन से सिग्नल गया मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो है जहाँ पर मसल और न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। फिर लेकिन मोटर न्यूरॉन्स ने केमिकल रिलीज किया जिसका नाम था एसिटाइल कोलिन। ये क्यों रिलीज किया? इसका काम क्या है? देखो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि यहाँ से आगे जो इम्पल्स है, यहाँ से आगे जो इम्पल्स है वो कौन लेके जाएगा? वो ये लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? आपका एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन यहाँ से आगे का काम कौन करेगा? एसिटाइल कोलिन करेगा। तो ये इम्पल्स को स्प्रेड करने में हेल्प करता है, स्प्रेड करने वाला फैलाने में हेल्प करता है। मतलब कि यहाँ पे मान लो भी एक मसल फाइबर है, तो ये तो एक हो गया ना, यहाँ तो पूरा बंडल होंगे ना, बंडल टू बंडल मसल्स, पूरे आपके मसल्स का तो बंडल होंगे। तो हर एक बंडल या हर एक मसल फाइबर तक जो सिग्नल पहुँचाने का जो काम कर रहा है, वो स्प्रेड करने का जो काम कर रहा है, मैं लिख देता हूँ, सिग्नल स्प्रेड करने का, ये इम्पल्स स्प्रेड करने का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन का एक नाम और है, इसको हम बोलते हैं न्यूरो, क्या बोलेंगे? न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका काम क्या है? मैसेज सिग्नल को ट्रांसफर करना, तो इसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। तो आपसे एसीपीटी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है या मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव होती है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या, ऐसा कौन सा केमिकल है जो एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर काम करता है, जो सिग्नल को स्प्रेड करने में हेल्प करता है? कहाँ पे? मसल फाइबर या सार्कोलीमा के थ्रू। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे क्या है। तो आपका बोलोगे न्यूरो ट्रांसमीटर है, ओह सॉरी, आपका क्या है? आपका एसिटाइल कोलिन है, जिसको जो कि क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से एक बात ध्यान समझो, मैंने क्या कहा कि भाई ये जो एसिटाइल कोलिन है ये कहाँ जाएगा? ये पहुंचेगा आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे मसल से अटैच है। तो सिंपल से जो मसल है, मसल के आउटर जो मसल फाइबर की जो आउटर लेयर है, जो सार्कोलीमा है, इसके ऊपर भी फिर एक वो मसल, जब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में कंबाइनेंगे तो फिर एक बंडल बनेगा, पूरा एक बंडल बनेगा, इसको बोलते हैं पेरीमाइशियम। ठीक है, फिर पूरे बंडल से बंडल आपस में, उनके ऊपर की एक लेयर होगी जो बोलेगा एंडोमाइशियम, जो आप प्रीवियस क्लास में अगर पढ़ सकते हो, जो मसल वाला टॉपिक था। तो ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है, ये सार्कोलीमा से क्या होगा? सार्कोलीमा से एंटर करेगा, या बोल सकते हो सार्कोलीमा के थ्रू सार्कोप्लाज्म में एंटर करेगा, और सारा जो भी सिग्नल इम्पल्स है वो फैला देगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम बेसिकली मसल सेल के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। तो मैं लिख देता हूँ सार्कोप्लाज्म। अब आपको सर ये सार्कोप्लाज्म क्या है, तो कितनी बार पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। सार्कोप्लाज्म बेसिकली ये लिक्विड फ्लूइड है, मोस्ट ऑफ ग्लाइकोजन्स है जो आपके मसल सेल के अंदर होते हैं। तो हम हाइपरट्रॉफी करते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। उसके अंदर सार्कोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता चला जाता है। जैसे मोस्टली जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह मेनली जिस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा नहीं खाली उनका सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी होती है, उनकी फंक्शनल हाइपरट्रॉफी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्म है इसके अंदर ये एसिटाइल कोलिन एंटर हुआ, उसने एक सिग्नल स्प्रेड कर दिया सार्कोप्लाज्म के अंदर। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है भाई? बहुत सारे क्या है, और भी सेल ऑर्गेनल है। जैसे मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया, वैसे मैंने आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बता दिया। ये दो सेल ऑर्गेनल है, मतलब सेल के पार्ट है। तो जब मैंने इनके नाम यहाँ पर बताए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे, तभी तो बताएं। तो पहले समझो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, ये आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये एक मिनरल रिलीज करता है, इसे बोलते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम की हेल्प से ये क्या करता है? ये क्या करने में हेल्प करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है तो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए हमारी मसल्स के पास कैल्शियम होना चाहिए, हमारे मसल सेल के अंदर कैल्शियम होना चाहिए, अदरवाइज मसल कॉन्ट्रैक्शन एफिशिएंटली अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा कैल्शियम खाने लग जाओ, ऐसा नहीं करना। जो भी डेली की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी की, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो। अब आप कहोगे सर ये कैसे काम कर रहा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो। तो एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। भाई ब्रेन ने सिग्नल पहुंचाया मोटर न्यूरॉन्स तक इम्पल्स की फॉर्म में, मोटर न्यूरॉन्स ने सार्कोलीमा तक ये सिग्नल पहुंचाया। ठीक है, मतलब मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के बीच में जो, या बोल सकते हैं मसल के बीच में जो कनेक्शन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर न्यूरॉन्स ने वहाँ पर एसिटाइल कोलिन एंजाइम रिलीज कर दिया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे यहाँ पर रिलीज किया। इस एसिटाइल कोलिन ने सिग्नल को स्प्रेड कर दिया सार्कोलीमा के थ्रू सार्कोप्लाज्म के अंदर, सार्कोलीमा के थ्रू सार्कोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जैसे ये सिग्नल पहुंचे तो इसने क्या रिलीज किया? इसने रिलीज किया कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या करता है तो ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये पहले बना दिया था। ठीक है, देखो मैंने बोल दिया ये है आपका ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको मोटा थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ। ये है आपका मायोसिन, ठीक है, और ये है आपका एक्टिन। ये है आपका मायोसिन
और ये नीचे वाला है एक्टिन, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊँ तो उसको यहाँ देख लो। मान लेते हैं ये है आपका क्या है आपका, ये है आपका मायोसिन, ठीक है, और ये है आपका एक्टिन। तो होता क्या है, कि एक्टिन होता है ना, इसके ऊपर एक कुछ फिलामेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और आप देख पा रहे होगे तो समझ में आ जाएगा ये फिलामेंट्स है। ये फिलामेंट क्या होते हैं, ये फिलामेंट जब जैसे इस पे बाइंड होंगे, ध्यान सुनना, जैसे इस पे बाइंड होंगे, ठीक है, तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से इस पे बाइंड होंगे और ऐसे 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 होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ऐसे बाइंड होने के बाद ना कुछ इस तरीके से मसल फाइबर एक दूसरे के पास आएंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। मेनली यहाँ पे एक्टिन मायोसिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, मायोसिन एक्टिन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, मतलब ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर हो रही है बाइंडिंग, तो ये बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रिज बन रहा है, एक्टिन मायोसिन ब्रिज बन रहा है ये, जब ऐसे एक दूसरे पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब ये फिलामेंट आपके, ये जो आपका एक्टिन फिलामेंट है, जब ये मायोसिन फिलामेंट से बाइंड होगा तो यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने बोल दिया ये है आपका मायोसिन और ये है आपका एक्टिन, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कुछ फिलामेंट्स हैं, ठीक है। अभी ये अनबाइंड फॉर्म है, बाइंड नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे इस पर बाइंड होंगे तो ये बाइंड कहाँ होंगे, इसकी बाइंडिंग साइड पे। मान लेते हैं ये बाइंडिंग साइड है, ये बाइंडिंग साइड है, ये भी बाइंडिंग साइड है, ये भी बाइंडिंग साइड है, तो यहाँ पर ये बाइंड होंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ये बाइंड होंगे, ठीक है। बाइंडिंग साइड का मतलब जहाँ पे बाइंड हो रहा है। लेकिन होता क्या है, जब हम रेस्ट पोजीशन में होते हैं या जब हमारी मसल रिलैक्स पोजीशन के अंदर होती है, तब ये इसके ऊपर बाइंड नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ऊपर ना एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो इसको कवर करके रखता है। कुछ इस तरीके से समझ लो, कुछ इस तरीके से इन बाइंडिंग साइड को कवर करके रखता है, एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये हर सेल के हर मायोसिन के ऊपर है, हर मायोसिन के ऊपर है, हर मायोसिन के ऊपर है, हर मायोसिन के ऊपर है। आप कहोगे सर अब ये प्रोटीन है क्या, इस प्रोटीन का नाम है ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोमाइसिन, हाँ ट्रिप्टोमाइसिन। स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं कभी कभी गलती कर देता हूँ, ठीक है। ट्रिप्टोमाइसिन आई थिंक, ठीक है, ट्रिप्टोमाइसिन इस प्रोटीन का नाम है, ठीक है। तो ये ट्रिप्टोमाइसिन है, ये क्या कर रहा है, ये आपके जो ये बाइंडिंग साइड है इसको कवर कर लेता है। क्यों कवर कर लेता है, ताकि बेकार में बाइंडिंग ना हो, बेकार में मसल इस पर बाइंड ना हो, ठीक है। जब जरूरत नहीं तो क्यों बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लो भी मैं रिलैक्स पोजीशन के अंदर हूँ, ठीक है, नॉर्मल अभी मेरे बाइसेप्स, तो इस टाइम ये कुछ इस तरीके की पोजीशन है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन करूंगा तो कुछ ये कंडीशन होगी, यहाँ पे देखना, ठीक है। बनाता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, मतलब ड्राइंग सी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये इस पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाइंड हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कैसे कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम का काम सुन लो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे कैल्शियम रिलीज करा, तो कैल्शियम ने क्या करा, कैल्शियम ने जो ट्रिप्टोमाइसिन है जो इसके ऊपर बाइंड है, तो ये जो प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है, ये जिसके ऊपर जो बाइंड था, इसकी बाइंडिंग साइड पे जो इसने इसको कवर कर रखा था, इसको वहाँ से अनबाइंड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको स्ट्रेच कर देगा, कुछ इस तरीके से कर देगा कि अनबाइंड हो जाएगा, ये इसको बाइंडिंग साइड से हटा देगा। कौन हटाएगा, कैल्शियम। तो जैसे इसको कैल्शियम बाइंडिंग साइड से हटाएगा तो बाइंडिंग साइड से हट जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये जस्ट समझ लीजिए इसके पीछे चला जाएगा, लेकिन ये बाइंडिंग साइड खुल जाएगी। जब ये बाइंडिंग साइड खुल जाएगी तो यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया भाई, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है, वो कैल्शियम रिलीज कर रहा है। कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। वहाँ पे क्या है, आपके एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही एक्टिन मायोसिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब उनकी जब मायोसिन की बाइंडिंग साइड फ्री होगी। उसको फ्री कौन करेगा, उसको फ्री करेगा कैल्शियम। किससे फ्री कर रहा है, ट्रिप्टोमाइसिन से। तो उस प्रोटीन को हटा देगा वहाँ से, मतलब उसको अनबाइंड कर देगा, उसको जो उसने ओवरलैप कर रखा था उसको हटा देगा, अनओवरलैप कर देगा, और उसको जो एक्टिन है वो एक्टिन फिलामेंट्स को बाइंड होने के लिए मायोसिन की बाइंडिंग साइड मिल जाएगी। जैसे उसको बाइंड साइड मिल जाए तो उसको बाइंड हो जाएगा, और जैसे वो बाइंड होगा तो एक दो सब बीच के सब जितने भी एक्टिन मायोसिन जितने भी फिलामेंट्स है, एक नहीं बहुत सारे फिलामेंट्स, वो एक बीच की तरफ आएंगे, मतलब बीच में आएंगे सब। और जैसे बीच में आएंगे तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं आपका बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है। आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं वो, जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन उसे बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। ये सार्कोमियर है, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो बेसिकली इतनी सी एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों दे रखा है आपने, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम सुन लो। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहा है। तो भाई ये सारे जो काम हो रहे हैं कि भाई ट्रिप्टोमाइसिन को हटाना है, ठीक है, एक्टिन मायोसिन को बाइंड कराना है, कॉन्ट्रैक्शन मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना, सबके लिए एनर्जी तो लगेगी ना। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये था बेसिक सा सिंपल सा न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एग्जाम में सिर्फ क्या पूछेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, आप बोलोगे एसिटाइल कोलिन। इससे ज़्यादा क्या पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन से, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। कैल्शियम कौन रिलीज करता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, आप क्या बोलोगे, आपका सिंपल सा बताना, आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मोटर न्यूरॉन्स और सेंस न्यूरॉन के बारे में पता ही होना चाहिए। तो गाइस ये था आज की क्लास के अंदर, ठीक है। अगर क्लास लंबी होगी तो 2 पार्ट में आपको मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।
टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते मैसेज सुन लो गाइज, 30 मार्च तक का लास्ट ऑफर है, उसके बाद आपकी फ़ी 20,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, ये मत सोचिए कि बाद में और ऑफर डिस्काउंट मिलेगा, कि काफ़ी लोग इस चीज़ को सोच रहे हैं। देखो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा कि हम क्वालिटी को मेंटेन करके चलना चाहते हैं। आप ये सोच के चलो कि अपने अपने करियर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो यार, अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यार 50,000 रुपीज़ मुझे तो लगता है इतना बड़ा अमाउंट है। आप लोग इतना महंगा फ़ोन यूज़ कर सकते हो, तो जब इतना 15,000 रुपीज़ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते। तो सोचो, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है, आपको करना चाहिए, अपना करियर अपना फिटनेस में बनाना ही है, ठान के बैठे हो, तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।